नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दिनांक 4 मई 2023 के करंट अफेयर्स पर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ बिना समय व्यतीत किए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य है जिसको अब मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हो राजस्थान में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें रणथंभौर, इसके बाद में आपका सरिस्का, तीसरे नंबर पे फिर आपका मुकंदरा और चौथे नंबर पे रामगढ़ विषधारी को इस तरह से रिजर्व घोषित किया गया है। लेकिन लगातार जो टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए अब और अधिक दायरे को इस क्षेत्र में सम्मिलित करने की ज़रूरत है। और इसी क्रम में जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है हाड़ौती क्षेत्र में, उसमें भेसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में है, उस अभ्यारण्य को, ये इसके नज़दीक भी है, उसे अब जो है इस रिजर्व में सम्मिलित किया जाएगा। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व की बात करें तो पहले से इसमें 3 अभ्यारण्य सम्मिलित है और उनके क्षेत्र को मिला करके और ये रिजर्व बनाया गया है। तो क्या है उसे हम एक बार देख लेते हैं, इसका पूरा एरिया हम देख लेते हैं। तो मुकुंदरा में वर्तमान में 760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित है और लगभग 195 वर्ग किलोमीटर का भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्र जब सम्मिलित हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर के करीब क्षेत्र को कवर करेगा। अभी जो इसमें अभ्यारण्य है वो है दर्रा अभ्यारण्य कोटा का, जवाहर सागर अभ्यारण्य और चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि चंबल नदी से होकर के गुजरता है। तो आप यहाँ पर इस नक्शे में भी देख सकते हैं, ये वो एरिया है जो वर्तमान में मुकुंदरा में सम्मिलित है। और यहाँ ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा एरिया है ये चित्तौड़गढ़ में सम्मिलित है और इसी एरिया को अब इसमें सम्मिलित करने की बात चल रही है। ये पूरा का पूरा एक कॉरिडोर हमारे यहाँ पर है, जैसे कि अभी बूंदी वाला जो हिस्सा है रामगढ़ विषधारी उसको हमने बनाया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक कॉरिडोर आपका जो जा रहा है, जो कि आगे जाके और फिर एमपी के जो अभ्यारण्य है उनसे जुड़ जाता है। ठीक है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2013 में मुकुंदरा को, और ये राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व बन गया। इसी तरह से अभी हाल ही में रामगढ़ विषधारी को चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो राजस्थान के 3 सांसदों को हाल ही में 2023-24 की जो लोकसभा की प्राक्कलन समिति है, एस्टिमेट कमेटी, उसका सदस्य चुना गया है। तो दोस्तों, जो हमारी 3 प्रमुख वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, इसी तरह से आपकी प्राक्कलन समिति और तीसरी होती है आपकी सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति। तो ये जो 3 समितियां हैं इनमें से एक प्राक्कलन समिति होती है और इसी में केवल लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, 30 के लगभग। ये 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। और इसमें राजस्थान के 3 सदस्यों को चुना गया है, पाली के पीपी चौधरी, श्रीगंगानगर के निहाल चंद चौहान और जयपुर के राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो लोक लेखा समिति है उसमें भी चयन हुआ था किसका, राजस्थान के जो राज्यसभा सांसद हैं, पिछले महीने हमने बताया था इस पर, घनश्याम तिवारी जी, उनको जो है इस समिति में, लोक लेखा समिति में चुना गया था। और अब 3 नए सांसद जो हैं उनको चुना गया है लोकसभा की प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर संजय जायसवाल को। अगर इसके इतिहास की हम बात करें तो 1950 में देश के संविधान के निर्माण के साथ ही इस समिति को गठित किया गया था और हर साल इस समिति को गठित किया जाता है। स्थायी समिति है तो ये लगातार काम करती है और हर साल इसका गठन यहाँ पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 21 मई को पूरे देश भर में जो है योग दिवस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा और उससे 50 दिवस पूर्व 2 मई को जयपुर में जो है योग महोत्सव का आयोजन किया गया था राष्ट्रीय स्तर का, और इसमें 15,000 से भी ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। तो ये कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था और भवानी निकेतन कॉलेज जो है वहाँ पर इसको जयपुर में आयोजित किया गया था। ये जो योग महोत्सव है इसके अंतर्गत बहुत से योग समूह जैसे योगास्थली योग सोसाइटी, योग पीस, मदन गुर्जर और उनकी टीम, इन्होंने योगा का प्रदर्शन भी यहाँ पर किया। और तो और राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में वाटर योगा का प्रदर्शन भी किया
तो स्वास्थ्य को लेकर के योगा की जो जागरूकता है वो बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल से राज्य भर में 10 योजनाएं चलाई जा रही है और इनमें से एक योजना है कामधेनु पशु बीमा योजना। तो इस योजना के रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और कल 3 मई को जो है एक घोषणा की गई जिसके अंतर्गत इस योजना में पहले जहां 2 जो गोवंश है उन्हीं का बीमा किया जाता था, दुधारू गोवंश का, लेकिन अब इसमें जो है भैंसों का बीमा भी किया जाएगा और 2 पशुओं तक निःशुल्क बीमा इसमें दिया जाएगा। तो पूरे प्रदेश भर में जो है 24 अप्रैल से 30 जून तक ये कार्यक्रम चल रहा है महंगाई राहत कैंप का, और उसी में से एक योजना है कामधेनु पशु बीमा योजना। बजट 2023-24 में इसको सम्मिलित किया गया है और पूर्णतः निःशुल्क बीमा 2 पशुओं तक जानवरों के लिए यहाँ पर इसमें दिया जा रहा है। पूरे राज्य भर में 20 लाख पशुओं पर लगभग 740 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आरएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इकोनॉमिक रिव्यू का महत्व आप जानते हैं और एक कोर्स हमने बनाया है, बहुत ही सस्ता और बहुत ही सुंदर कोर्स आप सभी के लिए, जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो मेंस की आंसर राइटिंग हो या नोट्स, तीनों चीज़ें आपको एक ही जगह मिल रही है हमारे इकोनॉमिक सर्वे के कोर्स में। तो वो आपको आरएस जंक्शन ऐप पर अवेलेबल है। आप एक बार वहाँ जा कर के प्रीव्यू में ज़रूर देखें, तो आप जो पहला चैप्टर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अवेलेबल करवाया है उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की खबरों की। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है एक रेल विकास निगम लिमिटेड, उसको अब नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तो कंपनियों को इनके प्रदर्शन और इनकी जो वैल्यू है उनके आधार पर मिनी रत्न, उसके बाद में फिर नवरत्न और उसके बाद में महारत्न जैसी कंपनियों का दर्जा दिया जाता है। तो महारत्न सबसे बड़ी कंपनियां हैं और आज देश में 12 कंपनियां महारत्न हैं। नवरत्न की बात करें तो पहले 12 थी और एक अभी नई रेल विकास निगम लिमिटेड बन गई है। तो टोटल 13 कंपनियां जो है यहाँ पर क्या बन गई है, अब नवरत्न कंपनियां बन गई है। और मिनी रत्न कंपनियां लगभग 70 से भी ज़्यादा है, इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। तो सितंबर 2013 में ये मिनी रत्न बनी थी RVNL, जो कि रेलवे के अंतर्गत आती है। अब इसको नवरत्न का भी दर्जा दे दिया गया है। तो नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद में ये अपना जो भी नेट टर्नओवर है उसका कहाँ इन्वेस्टमेंट उसको करना है, ये सारे निर्णय खुद ले पाएगी। किसको मिलेगा नवरत्न का दर्जा? पहले से मिनी रत्न कंपनी हो, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो और 6 मानदंड जो इसके दिए गए उन पर 60% से ज़्यादा का स्कोर इनका होना चाहिए। दोस्तों बात करें अगर रक्षा क्षेत्र की, तो 2 मई 2023 को आसियान देशों के साथ भारत का पहला समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है दक्षिणी चीन सागर में। आसियान देश भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की बहुत लंबी समुद्री सीमा इन देशों के साथ जुड़ती है। तो सिंगापुर का नेवल बेस है चांगी में, वहाँ पर इस पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास को शुरू किया गया है। 2 चरण में यह आयोजित होगा। पहला इसका बंदरगाह चरण चांगी नौसेना बेस पर होगा और समुद्री चरण दक्षिणी चीन सागर में आयोजित होगा। ये जो उद्घाटन संस्करण है इसकी मेजबानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और इंडियन नेवी दोनों कर रही हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि नक्शे में ये देश कहाँ पर है और कहाँ पर ये अभ्यास आयोजित हो रहा है। तो जो आसियान है वो 10 देशों का समूह है दोस्तों। इसमें आपके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसमें आपका म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम और कंबोडिया, 5 देश तो आपके ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। फिर आपके मलेशिया आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है और यहीं पर आ जाता है आपका सिंगापुर। ये रहा, यहाँ पर है सिंगापुर, ठीक है। फिर आपके इसी में सम्मिलित है ब्रुनेई, छोटा सा देश है मलेशिया के ऊपर, और ये फिलीपींस। तो ये जो 10 देश हैं ये सारे के सारे इसमें सम्मिलित हैं। आप देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी को इन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो इसी साउथ चाइना सी के अंदर इसका समुद्री चरण आयोजित किया जाएगा। और भारत की बात करें तो भारत के लिए बहुत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इन देशों पर अगर हमारा प्रभुत्व है तो डेफिनेटली चीन को जो है हम यहाँ पर काउंटर कर पाते हैं। आगे बात करें तो आप सभी जानते हैं 2023 बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया, मिलेट ईयर के रूप में, और इसीलिए बाजरे को हमने श्री अन्न का नाम दिया है। इस नाम से इसकी पैकेजिंग और इसकी मार्केटिंग हम कर रहे हैं।
तो इसका जो है उपयोग बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ और एनडीआरएफ जो हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं उनके अंतर्गत अब 30% अन्न के रूप में इस मिलेट का उपयोग किया जाएगा। ये निर्णय कल गृह मंत्रालय ने लिया है। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है, इन दोनों के लिए ही जो है अब मोटा अन्न या श्री अन्न को इसमें सम्मिलित किया गया है। 30% इनके भोजन में इसका प्रयोग होगा। मोटा अन्न न केवल खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आने वाले समय में लोगों की सेहत के लिए, क्योंकि फाइबर, कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस से भरपूर है और ग्लूटीन से मुक्त होता है, इसलिए इसका प्रयोग काफ़ी कुछ जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। तो कारगिल में एक योजना शुरू की गई है, जड़ों की ओर लौटो, और इस योजना को मदद कर रहा है अब ऑस्ट्रेलिया। तो पहली बार देश में ऐसा हो रहा है जब लेह में या लद्दाख की किसी योजना को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मदद दी जा रही है। ये जो जड़ों की ओर लौटो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उसको स्कूली शिक्षा के विज्ञान के पाठ्यक्रम से जोड़ना। तो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके पास जो भी उनका पारंपरिक ज्ञान है उसको और उनको विज्ञान की ट्रेनिंग देते हुए दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ करके, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, उस सभी को जोड़ करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का काम इस योजना में किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको मदद दी जा रही है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर जिन पर हमने चर्चा की। इसी तरह के और भी बेहतरीन जो है मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हमारी ऐप पर। तो हमारा टेलीग्राम और RS जंक्शन ऐप आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।